सागर भाई की कुर्सी पर मैंने कब्जा जमा लिया है। राइटर के लिए सबसे सुकूनदेह कोना वह होता है जहां वह अपना क्रिएशन या सर्जन कर सके। आपके लिए शायद यह कुर्सी सबसे सुकूनदेह जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शुरुआत इससे करेंगे कि आपके लिखने का रूटीन क्या होता है। जैसे कई राइटर्स के बारे में हमने सुना है कि कुछ राइटर्स बिल्कुल अंधेरे में लिखते थे, एक मोमबत्ती जला के। एक राइटर अंग्रेज हुए हैं, उनको नंगे लिखने की आदत थी। आपकी ऐसी क्या कोई खास आदत या रेजीम जिसका आप फॉलो करते हैं? मैं दिन में लिखता हूँ और दिन में लिखने का भी ये है कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद, स्नान करने के बाद फिर मैं लिखने बैठ ही जाता हूँ। मैं रात में लेखन नहीं करता और मुझे रोशनी बहुत चाहिए होती है। मैं बहुत लाइट में बैठ के लिखता हूँ। मैं रात में 12 से 1 के बीच में सोता हूँ, तो रात का शेड्यूल मेरा सोने का ही होता है और सोने से पहले कुछ दोस्तों से या परिवार से बातें करने का। लेखन भी एक सीरियस बिजनेस है और उसके लिए भी एक रूटीन को आपको फॉलो करना पड़ता है। इस मायने में हम लोग लकी हैं कि सागर भाई की ऐसी कोई आदत नहीं है जो अमूमन लेखकों को सनकी होने तक की उपाधि दिला देती है। कोई लेखक बिल्कुल शराब के नशे में धुत होकर लिखते थे, आप तो बिल्कुल उस तरह की बात कर रहे हैं जैसे नहा धो के कोई अपने एक वर्क प्लेस पर जाता है या मंदिर में पुजारी जाता है। हाँ। आपको क्या लगता है कि एक लेखक के लिए रिजीम फॉलो करना ठीक होता है या अराजक होना? हम लोग तो देखिए यूनिवर्सिटी के लोग हैं और यूनिवर्सिटी के लोग का मतलब कि भाई आप एक तरीके से पढ़ाई लिखाई करते हुए और चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं जब से मुंबई आया तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसको कहेंगे, या बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मैं रहता भी हूँ और लेखन भी मेरा उसी हिसाब से चलता है। जैसे जेएनयू में सेमिनार और टर्म पेपर लिखने को मिल जाता था तो उस पर हम काम करते थे ईमानदारी से। उस कंटेंट के बारे में किताबें ढूंढना, पढ़ना और फिर उसको तैयार करना। तो हम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से गीत भी लिखते हैं। जब डायरेक्टर मुझे सिचुएशन देता है तो मैं उस सिचुएशन को फॉलो करते हुए, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ते लिखते हुए ही उसको हम अपना मुकम्मल रूप देते हैं। हमने लेखकों के बारे में, खासतौर से कवियों के बारे में सुना है या अफवाहें हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन यह सुनते हैं कि बहुत ही अराजक और अव्यवस्थित जीवन होता है। लेकिन अगर मैं आपका घर देखूं तो बहुत साफ सुथरा है, आपका लेखन देखें तो बहुत साफ सुथरा है। आपका मूल टोन जो है वह भोजपुरी के विद्रोह का स्वर है, वह भोजपुरी की सौंधी महक का स्वर है, वह दादी माँ का सुर है। भोजपुरी पर अश्लीलता के तमाम आरोप लगते हैं। आप कैसे इन तमाम विरोधाभासों के बीच इतने साफ सुथरे रह पाते हैं? हम समाज में सुनते रहते हैं, साहित्य या समाज में चारों तरफ इसी बात की चर्चा होती है कि भोजपुरी में अश्लीलता है और लेकिन हम पढ़ने लिखने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी बनती है और जिस मिट्टी और जिस ज़बान से हम जुड़े हुए हैं उसको हम खूबसूरत कैसे बनाएं। तो मुझे बहुत मुश्किल से ये मौका मिला है बड़े लोगों के साथ काम करने का, जिसमें हम उस भोजपुरी को वह प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं जितनी प्रतिष्ठित यह भोजपुरी थी जब महेंद्र मिसिर, भिखारी ठाकुर, शारदा सिन्हा के गीतों को उठा करके अगर हम देखते हैं तो उससे कितनी भोजपुरी की प्रतिष्ठा बढ़ी हुई है। हम उसी चीज़ को लौटाना चाहते हैं। तो मेरा किसी से कोई विरोध या विद्रोह नहीं है, बल्कि हम अच्छा काम करके देंगे। आज YouTube में 66,000 कमेंट्स हैं मेरी पोइट्री के प्रतीकों और बिंबों और अश्लीलता के को दूर करने की जो बातें हैं तमाम कमेंट्स में लिखे गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो रहा। डॉक्टर सागर के साथ मैं बातचीत करूं और अगर बम्बई में काबा की चर्चा न करूं तो शायद आप दर्शकों श्रोताओं के साथ अपराध करूंगा। बम्बई में काबा
इस गाने के आपको पता है कितने वर्जन बने हैं? हाँ अनगिनत है। मैं यूट्यूब पे देखता हूँ तो रोज कोई नया आदमी मिलता है जो इसको गाता है, कोई कविता की तरफ पढ़ रहा है। बिहार चुनाव में मैं एक राजनीतिक पार्टी का कामकाज देख रहा था और मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर भी उन्होंने बाकायदा इस गाने से प्रेरित या बल्कि इस गाने का ही इस्तेमाल किया है। तो वह क्या आपकी सहमति से हुआ था? व्यालोक भाई देखिए, उसमें सहमति तो मुझसे कोई ऐसी ली नहीं गई, ना प्रोड्यूसर की तरफ से कुछ इस तरह का उन्हें मिला था। लेकिन गाना बनाने का जो लक्ष्य है, जो रैप सॉन्ग बनाने का अनुभव सिन्हा जैसे निर्देशक का जो लक्ष्य था कि इस तरह की बातें हो, लोग सवाल करें और पोइट्री में काम करें, तो मैं उसको बुरा नहीं मानता। लोगों ने उसकी कॉपी बनाई और वो लोग भी जिन्होंने बनाया, जिन्होंने इस तरह के गीत बनाए वो भी मशहूर हुए, तो कोई आपत्ति नहीं है। मेरी तरफ से तो कोई आपत्ति नहीं है। लोग बना रहे हैं तो ये उसकी एक तरह से कामयाबी मैं मानता हूँ। उस गाने में एक राजनीतिक टोन भी था और आप जेएनयू से हैं। जेएनयू का नाम सुनते ही आपकी हमारी बाँझें खेल जाती हैं क्योंकि हम लोग जेएनयू के पूर्व छात्र रहे हैं। तो आपके लेखन पर उसका कुछ प्रभाव है या आप उस लेखन को उस जीवन से अलग रखते हैं? मैं अलग तो देखिए, विचारधारा तो अलग होती नहीं है। आप पढ़ते लिखते जाते हैं और आप जिन संस्थाओं से जुड़ते हैं और आपके विचार परिपक्व होते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं बीएचयू और जेएनयू से दो बड़े संस्थानों से पढ़ के आया हूँ, तो दोनों जगहों के असरात मेरे ऊपर हैं। अगर मैं कहता हूँ उसमें कि सब जाने लगे हम तब भूइया लेकिन तोहार बहुते ऊंच सिंहासन बा, आ सब जाने लगे करा चलते ना घरवा में राशन बा। चाहे गांव शहर के बीचवा में हम गजबे कंफ्यूज आइल बानी, आ 2 जून की रोटी खातिर बॉम्बे में हम आइल बानी। तो ये जितने सवालात हैं वो सारे एक आम आदमी के सवाल हैं, वो किसी विचारधारा का मामला नहीं है। ये हर एक आदमी जो भी सिस्टम का शिकार है वो सवाल करता है। मैं अपने कई इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि मैं खुद विद्रोही नहीं हूँ, बल्कि लोगों का जो विद्रोह है उसी को मैं लिख देता हूँ। तो एक तरह से मैं बंद कमरे का विद्रोही हूँ। आजकल शब्द बड़े सारे निकले हैं सागर जी, जैसे आर्म चेयर एक्टिविस्ट, जैसे एसी एक्टिविस्ट, मोदी मीडिया है। तो आज आपने एक शब्द दिया बंद कमरे का विद्रोही। कोई श्रृंगारिक कविता जो आपको बेहद पसंद हो अपनी लिखी? देखिए, मैंने एक भोजपुरी फिल्म थी लक्ष्मण रेखा, उसके गाने मैंने लिखे थे। तो उसमें जो पति पत्नी के बीच में जो मीठे नोक झोंक है वो मुझे बहुत पसंद है। वो गाना हिट नहीं हुआ। पति कहता है कि ओने कहाँ जात बाड़ू बहिया छोड़ाई के, ए मैंने देखा तारू मुहवा फुलाई के, तुहई करेजा में समाइल बाड़ू हो, ये धनिया काहे रिसियाइल बाड़ू हो। तो जवाब में है कि छोड़ी मोरा बाएं अब ढेर दुलराई ना, हटी होने फरका की लगे मराई ना, इतना कुबेर करके आओ तनी जी, ये बलम रहुआ बहुते सताओ तनी जी। जो लोग भोजपुरी क्षेत्र के होंगे उनके लिए धनिया और बलम, पत्नी को धनिया कहना या प्रेमिका को धनिया कहना। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास की नायिका का नाम धनिया रखा है, गोरी की नायिका है धनिया, और उसके बाद डॉक्टर सागर उसको उठाकर ले आते हैं धनिया। आपने कई बार कहा है कि आपका मूल स्वर दादी की भोजपुरी में है, परंपरा और आधुनिक हिंदी। दादी की परंपरा के रूप में बीज वपन आपका भोजपुरी में हुआ और उसे आपने हिंदी के जरिए बढ़ाया। इस यात्रा पर आप कुछ कहें? मैं बचपन से, मैं कक्षा 2 में जब पढ़ रहा था तब से मैं कविताएं लिखता हूँ। कविताएं के खास तौर से मैं बचपन से गाना ही लिख रहा हूँ जिसको लयबद्ध रूप में गाया जा सके। मुझे गाने नहीं आता, लेकिन जो हमारे साथी थे जो गाना गाते थे मैं उनके लिए लिखता था और वो गाते थे।
तो और मैं अपनी दादी को बचपन के लिखे हुए गीत में अपनी दादी को सुनाता था, और दादी इनाम के तौर पे मुझे 50 पैसे 1 रुपये देते थे। तो वो जो मेरी बचपन में जो हौसला अफजाई हुई है, उसका बहुत बड़ा रोल है। केदारनाथ सिंह की एक कविता थी, तुम आई जैसे छिमियों में धीरे धीरे आता है रस। तो एक टाइम में जेएनयू के दिनों में मैंने उसका भोजपुरी अनुवाद किया था कि तू आइलू जैसे छिमियन में गवे गवे आवेला रस, जैसे चलत चलत एड़ी में कांट जाला धंस। तू हिललू जैसे हिले ले पाती, जैसे लालटेन के शीशा में कांपे ले बाती। और यह कविता छपी थी, और वह कविता केदारनाथ सिंह तक पहुंच गई। और जब एक बार केदार जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि का हो तू तो हमारी कविताओं के ओरिजिनल कर दिला बड़ा। तो अब यूँ समझिए व्यालोक भाई कि भोजपुरी में इतना है कि उसमें मैं लिखता हूँ तो मेरा असली सुर जो है वो भोजपुरी का ही है, मेरा बलिया का ही है एक्चुअली। थोड़ा बहुत आपके संघर्षों पर बात करेंगे कि आप मुंबई आए, आज तो आप सेटल हो गए हैं, आज एक नाम हो गए हैं, आज लोग आप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आप आए होंगे तो एक स्ट्रगलर लेन की चर्चा हुआ करती है मुंबई में, आदर्श नगर, उसकी भी कुछ कहानियाँ हों। मैं जब मुंबई आया 2011 दिसंबर 2011 में मैं आया, तो यहाँ आने के बाद मैंने सुना था आदर्श नगर के बारे में, जहाँ तमाम स्ट्रगल करने वाले लोग, यहाँ एक टर्म है स्ट्रगलर, जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग होते हैं मुखर्जी नगर और इलाहाबाद में तैयारी करते हैं लोग, कंपटीटर होते हैं, तो वैसे ही मुंबई में स्ट्रगलर एक टर्म है। तो मैं भी उन्हीं स्ट्रगलरों के बीच में, उसी भीड़ में मैं भी शामिल हुआ और वहीं लोगों से मेरा परिचय हुआ और यारियां हुई। बहुत लोग आज भी मेरे टच में हैं जो मुझे आदर्श नगर में मिले। तो सिनेमा खास तौर से भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से परिचय होता है। हालांकि अब वो ख़त्म हो गया, फिर एक दूसरा मतलब इन्फिनिटी मॉल एक जगह पे है अंधेरी वेस्ट में, जहाँ मैंने ही एक्चुअली नामकरण किया है स्ट्रगलर लेन, जहाँ शाम के टाइम में आप जाएंगे तो तमाम जो सिनेमा के जुड़े हुए संघर्षशील लोग हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सारी बातें आपने पहले कही हुई, हाँ, और आपका एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल में हम बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहते हैं, तो कुछ रैपिड क्वेश्चंस करेंगे जिन पर आपको बहुत सोचने का मौका नहीं मिलेगा और वो आपको जवाब देने होंगे। 3 व्यक्ति जिनका आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मेरी दादी, दूसरा सत्यदेव पांडे दूसरा नाम है, और तीसरा नाम अशोक द्विवेदी। 3 ऐसी किताबें जो आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। 3 किताबों में पहला स्थान मैं मैला आंचल को दूंगा, दूसरा राग दरबारी को, तीसरा उपन्यास से जूठन। ये लेकिन मजे की बात है कि आप एक कवि हैं और आपकी 3 किताबों में एक भी कविता की किताब नहीं है। मैं गद्य बहुत पढ़ता हूँ। 3 फिल्में जो आप कहीं से कभी भी देख सकते हैं। मैं सत्या को मैं कहीं से भी देख लेता हूँ, उसके बाद सदमा और मौसम। 3 ख्वाहिशें जो पूरी हुई। 3 ख्वाहिश, मैं BHU जाना चाहता था, जेएनयू जाना चाहता था और मुंबई आना चाहता था। 3 ख्वाहिशें जो अधूरी। एक तो कि सिनेमा में अभी मुझे वो मुकाम हासिल नहीं, मैं टॉप के लिरिसिस्ट में मेरा नाम शामिल हो। और दूसरा ये है कि मैं क्या बताऊँ, ढेर सारी ख्वाहिशात हैं जिसमें मैं पहले तो एक बेस्ट लिरिसिस्ट में अपना नाम तो है, लेकिन बड़ा पोजीशन है, बाकी 2 नहीं याद आ रहा है। 3 रंग जो आपको बेहद पसंद है। पहला मेरा नीला रंग मुझे बहुत पसंद है, और उसके बाद हरा भी पसंद है मुझे, और उसके बाद एक कलर होता है जो मुझे बेहद पसंद है, उसको मरून कलर बोलते हैं, वो है। 3 खाने की चीज़ें। पसंदीदा में भिंडी की भुजिया मेरा पहले स्थान पे है, बैंगन की
सब्जी और उसके अलावा जो है मैं जेएनयू के खिचड़ी को मिस करता हूँ जो शनिवार को बनती है। 3 ऐसे दोस्त हाँ, जिनका आप नाम लेना चाहेंगे। 3 दोस्तों में मैं तो डर रहा हूँ, ढेर सारे इतने ज्यादा दोस्त हैं कि वो अगर नाराज हो आप नहीं जाएंगे। लेना चाहें तो नहीं ले सकते, ये मैं ऑप्शन दे सकता हाँ, हूँ। यहाँ दे दीजिए। एक ऐसी फिल्म जिसे आप रेकमेंड करना चाहेंगे। सदमा। और आपको दुखांत पसंद है या सुखांत? मुझे दोनों पसंद। ये सवाल थोड़ा व्यक्तिगत है, इसका भी जवाब आपकी मर्जी पर मुनहसर है। डॉक्टर सागर शादी कब कर रहे हैं? ये इसका जवाब फिर कभी। ओके, हमारे साथ डॉक्टर सागर थे। बहुत अच्छी और प्रेरणादायक बातचीत रही। डॉक्टर सागर इतने विनम्र हैं कि यह अभी अपनी 3 ख्वाहिशों की सूची भी नहीं हमें दे पाए। हम में से बहुत के जीवन में ये ख्वाहिश होती है कि हमें चार्टर प्लेन में उड़ना है या हमें मर्सिडीज की सबसे टॉप क्लास गाड़ी खरीदनी है। लेकिन डॉक्टर सागर की ख्वाहिश है कि इंडस्ट्री के टॉप लिरिसिस्ट, शीर्ष गीतकारों में इनका नाम शुमार हो चुका है, ये शीर्षस्थ हो जाए, यानी टॉप मोस्ट हो जाए। यह सहज हैं, सरल हैं और आज या बहुत व्यस्त हैं। इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स पर हमने आपको नहीं बताया है, तो इतना बता दें कि बहुत जल्द कई सारी अच्छी खबरें आप सभी को सुनने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सागर। बहुत बहुत शुक्रिया।